हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो क्या है, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे होता है, और लास्ट में आएंगे कोरोजन और डेंसिटी। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, हमने रिएक्शंस के दो टाइप पढ़ लिए थे, है ना। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ ली थी, हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ ली थी। आज हम जिस रिएक्शंस के साथ शुरू करने वाले हैं, जिन रिएक्शंस के साथ शुरू करने वाले हैं, वो कौन सी रिएक्शन है? सबसे पहली रिएक्शन तो है जिस टाइप ऑफ रिएक्शंस में कर रहे थे और थर्ड टाइप पे पहुंच गए हैं। और थर्ड टाइप कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन थर्ड टाइप कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से ही क्या पता चल रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ तो पक्का डिस्प्लेस होगा, यानी एक की जगह दूसरा आएगा। सिंपल सी बात है। तो नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं। जैसे घर में रखा होगा, आयरन नेल रखी होगी ना, आयरन की नेल, ठीक है। तो आयरन नेल को हम लेते हैं, 3 आयरन नेल लेते हैं। आपके बुक का ही एग्जांपल है 3 आयरन नेल्स, ठीक है। इनको लो, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, ठीक है। 2 टेस्ट ट्यूब ले ली मैंने, दोनों में सॉल्यूशन भर दिया। और सॉल्यूशन किसका है? दोनों में सॉल्यूशन किसका डाला? कॉपर सल्फेट का। किसका डाला? कॉपर सल्फेट का। CuSO4 का सॉल्यूशन डाल दिया। CuSO4 कॉपर सल्फेट, बड़ा लिख रहा हूं, CuSO4 कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाल दिया। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर क्या होता है? ब्लू कलर होता है। क्या कलर होता है? ब्लू कलर होता है। अब 3 आयरन नेल है हमारे पास। हमने क्या किया, 2 आयरन नेल को इस A और B, 2 नाम दे दिए दोनों टेस्ट ट्यूब को। दोनों आयरन नेल को, ये मान लो मेरे पास आयरन नेल है, मैंने इसके अंदर डिप कर दिया और इसको एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है। अब देखो, आयरन नेल को इसमें मैंने डिप कर दिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, ठीक है। इसको मैंने बाहर निकाल लिया। जैसे ही आयरन नेल को बाहर निकाला, ठीक है, ये मेरी पहली नेल, ये नेल A, ये नेल B, दोनों आयरन नेल को मैंने बाहर निकाल लिया। तो एक तो एज इट इज रहेगी, सॉरी, दोनों का क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कलर चेंज हो जाएगा। कैसा कलर हो जाएगा? ब्राउन कलर हो जाएगा, ब्राउनिश कलर आ जाएगा, ब्राउनिश कलर दोनों की दोनों। और जो एक आयरन नेल हमने छोड़ दी थी उसका कलर सेम रहेगा, यानी उसको कुछ नहीं होगा, इनका कलर ब्राउन हो जाएगा। और जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो नीचे बचा है, मान लो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ए वाला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बचा है ना, ये क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन पहले क्या था? ब्लूइश था, और अब क्या हो जाएगा? फेड हो जाएगा। यानी सॉरी, इसका मतलब क्या होगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन अगर फेड हो गया, फेड होने का मतलब क्या होगा कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? फीका हो जाएगा कलर में। आयरन नेल पहले क्या थी? बिल्कुल शाइनी थी, लेकिन उसके बाद उसका कलर क्या हो गया? ब्राउनिश कलर हो गया। एक तो सेम रही क्योंकि हमने उसको डाला नहीं सॉल्यूशन में, और दूसरी को सॉल्यूशन में डाला, टेस्ट ट्यूब में सॉल्यूशन लेके। तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन में डालने से क्या हुआ कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन तो फेड हो गया, और जो आयरन नेल थी वो क्या हो गई? ब्राउन इन कलर हो गई। इसका रीजन क्या हुआ? देखो, क्या रिएक्शन हुई होगी वो उसकी कोशिश करते हैं, उसको डिपिक्ट करने की कोशिश करते हैं। आयरन सॉलिड लिया, आयरन नेल सॉलिड है, प्लस कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है भाई, ले लिया। रिएक्शन क्या हुई होगी? रिएक्शन कुछ ऐसे हुई होगी कि यहाँ FeSO4 का एक्वस सॉल्यूशन बना होगा और प्लस में कॉपर सॉलिड बन गया होगा, ठीक है। याद रखना, FeSO4 बना होगा और कॉपर सॉलिड बन गया होगा। अब इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी आयरन ने कॉपर को धक्का मारा। आयरन बोला कि मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तू नहीं, तो मैं ज्यादा रिएक्टिव हूं, तू भाग यहां से। आयरन क्या गया? फटाक से कॉपर के पास गया, बोला तू निकल यहां से, मैं जाऊंगा सॉल्यूशन में। तो आयरन सॉल्यूशन में चला गया, FeSO4 बनाया उसने सॉल्यूशन, और कॉपर बाहर निकल गया। पहले आयरन बाहर पड़ा था, अब कॉपर बाहर पड़ा है। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उस रिएक्शन को बोलते हैं
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब चलो इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, ध्यान से लिखना भाई। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन लिखवा देता हूं, एग्जांपल ले दिया मैंने, यही लिखवा देता हूं अपने में ही, ठीक है। रिएक्शन भी पड़ी रहेगी, बाकी सब कुछ पड़ा रहेगा। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है, द रिएक्शन in which a more reactive substance, और डायरेक्ट लिखो more reactive substance displaces a less reactive substance is known as displacement reaction, एग्जाम्पल आयरन वाला, ठीक है। और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, क्या और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट की तो बात करनी है हमें, तो मैंने क्या लिया, यहाँ पे जिंक डाल दिया। मान लो मैंने जिंक मेटल लिया, कॉपर सल्फेट का ही सॉल्यूशन ले लिया एक्वस में, और बनेगा क्या, जिंक सल्फेट एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। यहां भी क्या है, जिंक मेटल ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फेट, कॉपर मेटल से, इसीलिए जिंक क्या करता है, कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। उसको बोलते तू हट, मेरे पास ज्यादा ताकत है ना, ये बोलता है कि मैं ज्यादा पावरफुल, तू काहे को बैठा इधर, तू भाग यहां से। डायरेक्ट बोलेगा इसको कि तू जा, इधर कोई काम नहीं है तेरा। तो जिंक सॉल्यूशन में चला जाएगा, कॉपर को सॉल्यूशन से बाहर निकाल देगा। सिंपल सी बात है। मान लो आपकी क्लास में एक मोटा तगड़ा बच्चा है, ठीक है, वो बेंच पे बैठा है, एक पतला बच्चा आके उसके पास बैठ जाता है, तो मोटा बच्चा उसको बोलता कि हाँ तू भाग यहाँ से, ये तो मेरा बेंच है। वो पतला बच्चा क्या कर लेगा, उसके आगे कुछ नहीं कर पाएगा ना, और वो मोटा बच्चा उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, भाग यहाँ से, भगा देगा। सिंपल, वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक चीज आई थी कि रिएक्टिव सब्सटेंस कौन से हैं। मेटल्स की जब बात करेंगे तो हम मेटल्स की एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ेंगे। मेटल्स की उस रिएक्टिविटी सीरीज को पूरा लिखवाऊंगा, उसको याद कर लेना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कभी भी गलत नहीं होगी आपकी, कि कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये वो रिएक्टिविटी सीरीज बताएगी। आपकी बुक में नहीं दी मिलेगी, मैं लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। अब देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, इसके बाद मैं लिखवाऊंगा आपको रिएक्टिविटी सीरीज, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज लिखवाऊंगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, किसकी पावर ज्यादा है या किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, हमें ये कैसे पता चलेगा। और इसी को जानने के लिए हम क्या लिखेंगे, रिएक्टिविटी सीरीज लिखेंगे। और रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे हम अपने रिएक्शंस को कंप्लीट करेंगे कि कौन ज्यादा रिएक्टिव रहेगा, कौन सा मेटल किस रिएक्शन में, कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। ठीक है, तो अब मैं लिखने जा रहा हूं क्या, रिएक्टिविटी सीरीज, ये सॉल्यूट आर्ग्यूमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो अब मैं लिखने जा रहा हूं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना इसको, सीरीज ऑफ मेटल्स, कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, उस रिएक्टिविटी सीरीज को लिखने जा रहा हूं। सिंपल सी बात, सबसे पहले आएगा पोटेशियम, ठीक है। सबसे पहले कौन आएगा, पोटेशियम, ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। उसके बाद आएगा सोडियम, ठीक है। फिर आएगा कैल्शियम, उसके बाद आएगा मैग्नीशियम, ठीक है। उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद आएगा जिंक, जिंक के बाद आएगा आयरन, ठीक है। और आयरन के बाद आएगा लेड, पीबी यानी लेड। बाकी का तो आपको पता होगा, पीबी का सिंबल अगर याद नहीं है तो लेड, ठीक है। लेड का सिंबल होता है पीबी। उसके बाद आता है हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है मरकरी, ठीक है। मरकरी के बाद आता है एजी, एजी का मतलब क्या होता है, सिल्वर। और सिल्वर के बाद आता है गोल्ड, एयू, एयू का मतलब क्या,
गोल्ड, और गोल्ड के बाद में लास्ट में आता है पीटी। पीटी का मतलब क्या? प्लेटिनम। ठीक है भाई, ये थी रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो नीचे से ऊपर जाओगे ना तो रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी, यानी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। रिएक्टिविटी इंक्रीज कब होगी? जब नीचे से ऊपर जाओगे। इसका मतलब क्या है कि पोटेशियम क्या है? मोस्ट रिएक्टिव, और प्लेटिनम क्या है? लीस्ट रिएक्टिव। लीस्ट रिएक्टिव क्या है? पोटेशियम मोस्ट रिएक्टिव और प्लेटिनम लीस्ट रिएक्टिव। इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद रखना है आपको, नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ ली, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की डेफिनेशन देख ली, एग्जांपल देख लिए, रिएक्टिविटी सीरीज देख ली। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़नी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ध्यान से देखना भाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है वैसे ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होगी। ठीक है, देखते हैं अभी कैसे होगी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि यहां दो दो चीजें डिस्प्लेस होगी, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट होगी एक साथ, यानी कि दो चीजें एक साथ डिस्प्लेस होगी। मान लो मैं दो टेस्ट ट्यूब ले रहा हूं, फिर से मैं टेस्ट ट्यूब ही ले रहा हूं भाई। ठीक है, मैंने दो टेस्ट ट्यूब ली। ठीक है, एक में मैंने क्या रखा? एक में मैंने क्या रखा? ठीक है, पहली टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या रखा? सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन, Na2SO4 का सॉल्यूशन। इसको बोलते हैं क्या? सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन। Na2SO4 का सॉल्यूशन रखा मैंने पहली में। कितना भी ले सकते हो, 3 ml, 5 ml, 10 ml। ठीक है, वॉल्यूम कोई स्पेसिफाइड नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास सोडियम सल्फेट होना चाहिए। और यहां क्या रखा है? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, यानी BaCl2 का सॉल्यूशन। ठीक है, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन। और यहां क्या रखा है? Na2SO4 का सॉल्यूशन। अब क्या करना है? इन दोनों को मिक्स कर दो। इन दोनों को मिक्स कर दो। जैसे ही इनको मिक्स करोगे तो एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसमें क्या बन जाएगा? PPT। अब ये PPT क्या होता है? इसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट। PPT शॉर्ट फॉर्म है किसका? प्रेसिपिटेट का। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर इनसोल्यूबल या सोल्यूबल PPT बनता हो। ठीक है, वैसे तो ये जो PPT बनेगा ये क्या होगा? इनसोल्यूबल, यानी कि ये सोल्यूबल नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर, यानी ये नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, तो इनसोल्यूबल PPT बनेगा इस रिएक्शन में। तो प्रेसिपिटेट PPT किसकी फुल फॉर्म है? PPT प्रेसिपिटेट की। हो क्या रहा है यहां पे? उस रिएक्शन को मैं लिखता हूं Na2SO4 प्लस, ये सारा एक्वस है। ठीक है, प्लस बेरियम क्लोराइड एक्वस। होगा क्या? बेरियम सल्फेट बनेगा। ठीक है, बेरियम सल्फेट सॉलिड, यानी इसी का बनेगा PPT। कैसे कलर का? व्हाइट कलर का PPT बनेगा बेरियम सल्फेट का। प्लस में क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा। NaCl बन जाएगा। इसको बैलेंस करना है, हो गई बैलेंस रिएक्शन। 2NaCl कर दो, रिएक्शन बैलेंस। NaCl तो सॉल्यूशन में क्या होता है? घुल जाता है, इसीलिए हमें सिर्फ किसका प्रेसिपिटेट मिलता है? बेरियम सल्फेट का। यानी जो सल्फेट आयन होंगे इसके और इसके क्लोराइड आयन होंगे वो आपस में डिस्प्लेस हो जाएंगे। ध्यान से देखो, पहले सल्फेट आयन किसके पास थे? सोडियम के पास। और क्लोराइड आयन किसके पास थे? बेरियम के पास।
सल्फेट आयन बेरियम के पास चले गए, क्लोराइड आयन सोडियम के पास चले गए। देखो सोडियम के पास क्लोराइड आयन आ गए, सल्फेट आयन के किसके पास चले गए, बेरियम के पास चले गए, और ये बेरियम का ही व्हाइट पीपीटी बनता है। ठीक है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कोई भी पीपीटी बनता है उनको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का मैं डेफिनेशन बताता हूं। दोज रिएक्शंस in which a precipitate is formed, a precipitate, P-R-E-C-I-P-I-T-A-T-E, a precipitate is formed are known as precipitation reaction, are known as प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और ये इसी का एग्जांपल हो गया। लेकिन ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट भी होती है। कैसे? जब एक आयन इसका और एक आयन इसका, यानी दोनों रिएक्टेंट्स के आयन आपस में डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी एक्सचेंज हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, सच रिएक्शंस। अब मैं डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। इसकी डेफिनेशन है, डबल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है कि सच रिएक्शंस in which there is an exchange of ions, there is an exchange of ions, such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants, किसके बीच में, बिटवीन द रिएक्टेंट्स, आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंपल क्या है, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, किसके बिटवीन, रिएक्टेंट्स के बिटवीन। जैसे सल्फेट आयन और क्लोराइड आयन दोनों का एक्सचेंज हुआ, किसके बिटवीन, एक रिएक्टेंट ये एक रिएक्टेंट ये, इनके बीच में। ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी में नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट रिएक्शंस कौन सी हैं उनको पढ़ते हैं। ठीक है, नॉर्मल डेफिनेशन विद एग्जांपल सब कुछ बताता चला जा रहा हूं। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की बुक की ही करवा रहा हूं आपको, ताकि आपको इजी पड़े। जब आप बुक देखें तो आपको ऐसा नहीं लगे कि कुछ बाहर से आ गया, कुछ अलग ही बता दिया, ऐसा कुछ नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो बुक में से ये सारा कुछ आपकी बुक की ही रिएक्शन एज एन एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी हमें क्या कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, अभी लास्ट हमने पढ़ी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बाद हमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हमें ऑक्सीडेशन भी पढ़ना और रिडक्शन भी पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी पढ़ेंगे और रिडक्शन भी पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक लिखता हूं मैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन नेक्स्ट टॉपिक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सबसे पहली बात कि ऑक्सीडेशन होता क्या है और रिडक्शन होता क्या है, उससे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो मेरे पास कॉपर पाउडर है। ठीक है, उसका कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। ठीक है, कॉपर पाउडर है मेरे पास, उस कॉपर पाउडर का रंग कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर। अब मैं इस कॉपर पाउडर को क्या करता हूं, हीट करता हूं, तो क्या चेंज आता है, जो इसका कलर होता है ना, हीट करने के बाद कॉपर पाउडर को जैसे ही चाइना डिश में हीट करते हैं तो इसका जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लैक कलर में। यानी
इसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। कॉपर पाउडर के ऊपर क्या बन जाती है? ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। और ये लेयर क्यों बनती है? क्योंकि जैसे ही कॉपर को हम हीट करते हैं उसको ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन के बिना तो कुछ जल ही नहीं सकता ना, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन जैसे ही उसको मिलती है ना हीटिंग पे, हीट, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड में, CuO में, क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कॉपर ऑक्साइड में, क्यूप्रिक नहीं सॉरी, कॉपर ऑक्साइड में, यानी ये यहाँ पे CuO में कन्वर्ट हो जाता है। और CuO का कलर क्या होता है? ब्लैक कलर। क्या होता है? ब्लैक कलर। ये CuO ही है जिसकी वजह से इस पे ब्लैक कलर की कोटिंग आती है। ठीक है, अब देखो, तो अगर हम क्या करें, इस CuO के ऊपर हाइड्रोजन गैस को पास कर दें। किसको पास कर दें? हाइड्रोजन गैस को पास कर दें, तब क्या बनेगा? तब क्या होगा? तब हमें कॉपर मिल जाएगा, कॉपर एज इट इज मिल जाएगा, और प्लस क्या बन जाएगा? वाटर मिल जाएगा। ठीक है, कॉपर सॉलिड और वाटर लिक्विड। ठीक है, ये सॉलिड होता है, सिंपल, कॉपर सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, ये सॉलिड मिला। ठीक है, दोनों रिएक्शन रिवर्सिबल है, मतलब एक दूसरे की रिवर्स है, रिवर्सिबल नहीं सॉरी, एक दूसरे की रिवर्स, यानी इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड बन रहा है और इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बन रहा है। यानी पहले तो कॉपर से कॉपर ऑक्साइड बना, फिर कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना। अब इन्हीं के एग्जांपल से समझाऊंगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है। देखो, डेफिनेशन की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या और गेन ऑफ ऑक्सीजन। जब कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया या ऑक्सीजन कॉपर में ऐड हुई, यहां हो गई ना, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। क्या हो गया? कॉपर ऑक्सीडाइज हो गया। और इस रिएक्शन को हमने क्या बोला? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, यानी गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन ए रिएक्शन गेन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब जैसे ही हाइड्रोजन गैस इसके ऊपर पास की, कॉपर ने क्या किया? ऑक्सीजन को छोड़ दिया, यानी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या? रिडक्शन की बात करेंगे कि रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन की डेफिनेशन की बात करेंगे तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन कहलाता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन को लूज कर देना। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो क्या करता है? कॉपर ऑक्साइड अपनी ऑक्सीजन को लूज कर देता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी छोड़ देता है। यहां देखो, इसमें ऑक्सीजन, इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसने छोड़ दिया ऑक्सीजन को। जब भी ऑक्सीजन लूज करेगा, इसका मतलब क्या होगा? ये रिएक्शन कौन सी होगी? रिडक्शन रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देने वाली है कि इस रिएक्शन में, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीजन छोड़ रहा है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन ले रहा है। यानी यहां पर कॉपर ने ऑक्सीजन छोड़ा तो क्या हुआ? रिडक्शन। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन किया तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहे हैं। और ऐसे रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन। देखो, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? कॉपर क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, और यहां पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं इस रिएक्शन को ध्यान से देखूं तो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, यानी यहाँ पे रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है और वाटर बना रहा है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया। जब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि अब मैं रिडॉक्स रिएक्शन की आपको डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती हैं? रिएक्शन इन विच
both the oxidation and reduction takes place is known as oxidation reduction reaction or redox reaction सिंपल सी डेफिनेशन है। यहाँ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये वाला है एग्जांपल, इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, सारी डेफिनेशन आ गई, ऑक्सीडेशन की भी, रिडक्शन की भी और रिडॉक्स रिएक्शन की, और एग्जांपल आ गए। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अभी इसी में एक और चीज भी बताने वाला हूं, इसी के पार्ट में एक और चीज बताने वाला हूं, डेफिनेशन पार्ट में ही, कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में एक और चीज भी ऐड होगी। ये एग्जांपल मैं अभी रब नहीं करने वाला हूं, पूरा एग्जांपल, एक और चीज यहां मैं ऐड करने वाला हूं, और वो क्या होगी बताता हूं। अभी क्या ऐड करने वाला हूं मैं यहाँ पे, क्या ऐड होने वाला है वही बता रहा हूं। देखो होगा क्या, जो एक्चुअल डेफिनेशन होगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, उसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बात करते हैं। उसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन मैं क्या लिखूंगा, ऑक्सीडेशन, और इसकी डेफिनेशन में क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन और क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, और क्या होगा, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो वो रिएक्शन कौन सी होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन वाले की लिखते हैं डेफिनेशन को, कंप्लीट डेफिनेशन लिख देते हैं, 10th के लेवल की डेफिनेशन, कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन और गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन कहलाती है। इस डेफिनेशन को भी ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ऑक्सीडेशन क्या होता है, या तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन। लेकिन ये अभी एब्सोल्यूट नहीं है, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, 11th क्लास में जाएंगे, तब आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की अलग डेफिनेशन मिलेगी। 12th क्लास में जाएंगे तो आपको सबसे बेस्ट डेफिनेशन मिलेगी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन की। ठीक है, ये थी पूरी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन के साथ इसको भी मैं रब करने जा रहा हूं पूरी को। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट के दो छोटे छोटे टॉपिक बचते हैं, इतू से टॉपिक है, बिल्कुल इतू से, घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, बहुत ही इजी टॉपिक्स है। केमिस्ट्री बहुत इजी है बच्चों, बहुत ज्यादा इजी है केमिस्ट्री। आप लोग बस ध्यान दे के पढ़े, एक्सपेरिमेंट जितने हो सकते हैं केमिस्ट्री में उतने फिजिक्स में अवेलेबल ही नहीं है। फिजिक्स पढ़ते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी में अरे चीरफाड़ अवेलेबल नहीं है ना, अपने होम लेवल पे अवेलेबल नहीं है चीरफाड़, लेकिन केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट बेसिक लेवल पे आपके पास अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री को सीखना इजी है बजाय के बायोलॉजी और फिजिक्स के। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीजें हैं भाई। लास्ट की जो दो चीजें बचती हैं वो क्या है, उन्हीं को देखते हैं। ठीक है, जो लास्ट की दो चीजें हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। आपने घर में देखा होगा कि लोहा पड़ा है, ठीक है, लोहा रखा पड़ा है, बाहर रख दिया उसको, गर्मी धूप बारिश सब में बाहर पड़ा है, तो जब नया लेके आते हैं तो उसका कलर कुछ और होता है, बिल्कुल शाइनी होता है। लेकिन जैसे ही वो पुराना हो जाता है, 2-3 साल पुराना होने के बाद लोहा क्या हो जाता है, उसके ऊपर पपड़ी सी जमती है ना। उसको अगर जोर से मारे दीवार के ऊपर तो उसके ऊपर से क्या निकलता है, जंग निकलता है।
और वो जंग क्यों लगता है, किस वजह से लगता है? क्योंकि हवा में क्या होती है, नमी होती है, और जैसे ही कोई मेटल नमी के संपर्क में आता है तो क्या होता है, वो कोरोड होना शुरू हो जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, कोरोजन। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, कोरोजन है, ठीक है। डेफिनेशन क्या है, व्हेन एनी मेटल, जब कोई भी मेटल क्या हो, व्हेन एनी मेटल comes in contact with when any metal comes in contact with moisture। मॉइस्चर का मतलब क्या है, नमी। मॉइस्चर का मतलब क्या होता है बच्चे, नमी। यानी जब भी कोई मेटल नमी के संपर्क में आता है, देन इट कोरोड्स, यानी तब वो गलता है, ठीक है। एंड दिस phenomenon is known as corrosion। और जब आयरन, स्पेशली आयरन मेटल नमी के संपर्क में आता है, ठीक है, तब क्या होता है, ये नमी, पानी तो होती है नमी, ठीक है, आयरन मेटल जब इसके संपर्क में आता है तो तब क्या होता है, आयरन की रस्ट बनती है, आयरन रस्ट, यानी FeOH होल थ्राइस ये बनता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड बनती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आयरन, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड बनते हैं, उन्हीं की वजह से क्या होता है, आयरन गलता है। इसी को क्या बोलते हैं, आयरन की रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या होता है कि जब आयरन मेटल नमी के संपर्क में आ जाता है तो उसके ऊपर रस्ट जमना शुरू हो जाता है, यानी जंग लगना शुरू हो जाता है, उसको वो गलना शुरू हो जाता है, कोरोड करना शुरू कर देता है। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। और पूरा फिनोमेना क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। जैसे कॉपर मेटल है, कॉपर है, जैसे ही कॉपर कोरोड होगा तो उसका कलर, कॉपर का कलर कैसा होता है, बाद में कैसा हो जाता है, पहले तो कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, ग्रीन कलर की कोटिंग लगने, उसके ऊपर ग्रीनिश कलर आ जाता है। तुमने वायर देखे होंगे ना, बैटरी के वायर होते हैं, टर्मिनल होते हैं, अगर वो कॉपर के हैं तो उनके आसपास हरे हरे कलर का कुछ वेस्ट मटेरियल जम जाता है ना थोड़ी देर बाद में, थोड़े टाइम के बाद में, तो वही क्या होता है, उसका कोरोजन प्रोडक्ट होता है, ठीक है। और ऐसे ही सिल्वर भी होता है, एजी सिल्वर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। यानी चांदी जो है जब घिस घिस के ब्लैक कलर की होने लग जाए तो इसका मतलब क्या हो रहा है, चांदी का भी कोरोजन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट टॉपिक है आज का आपका, वो है, इसके साथ ही आपका पहला चैप्टर। अब जो लास्ट टॉपिक आपका अभी तक बचता है इस पूरी यूनिट का, पूरे चैप्टर का, वो क्या है, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या है कि जब हम देखते हैं कि रसोई में रखा हुआ खाना, कई दिन का खाना रखा हुआ है, उसमें से खट्टी खट्टी सी स्मेल आने लगती है, अजीब सी स्मेल आती है, उनको क्या बोलते हैं, रेंसिड फूड मटेरियल बोलते हैं। और उस प्रोसेस को जिससे वो रेंसिड हो जाता है उसको बोलते हैं पूरा रेंसिडिटी, यानी कंटेमिनेटिंग फूड, यानी कंटेमिनेशन ऑफ फूड, यानी फूड का कंटेमिनेशन हो जाना, उसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब देखो कैसे, जैसे अब इनको बचाया कैसे जा सकता है, छोटा सा टॉपिक है, कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, नॉर्मल सा है। इनको बचा कैसे सकते हैं, फूड मटेरियल्स को हम फ्रीज में रखते थे, सब्जी को फ्रीज में रखते थे, वो कई कई दिन तक सड़ती नहीं है, यानी उनको सड़ने से बचाया जा सकता है, यानी रेंसिड होने से बचाया जा सकता है। नॉर्मल एक और एग्जाम्पल होता है जिसमें हम देखते हैं, इस एप्लीकेशन को देखते हैं रेंसिडिटी से बचाने के लिए। चिप्स के पैकेट सबने देखे होंगे, चिप्स आपने खाए भी होंगे, कई तो खा खा के गोलू मोलू हो गए होंगे ना, चिप्स बहुत खाते होंगे कई बच्चे, तो उन्होंने देखा होगा कि चिप्स में चिप्स तो कम होता है पैकेट में, हवा ज्यादा भरी होती है। एक्चुअल में वो हवा नहीं होती है, वो गैस होती है। और कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। और नाइट्रोजन गैस क्या करती है, उसको प्रिजर्व रखती है, चिप्स को लंबे टाइम तक, मान लो 2-3 महीने तक पैकेट पड़ा रहता है, लेकिन खराब नहीं होता ना। और नॉर्मली चिप्स को बाहर रख दो, वो थोड़ी देर में ही मॉइस्चर सोख लेगा, नमी सोख लेगा, ठीक है, और वो खराब हो जाएगा। इसीलिए रेंसिडिटी से बचाने के लिए चिप्स में क्या भरी जाती है, गैस भरी जाती है। कौन सी, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो कि इनर्ट मानी जाती है थोड़ी फूड मटेरियल्स के लिए, ठीक है। तो उनको प्रिजर्व करने के लिए क्या दिया जाता है, ऐसे हम उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ये आपका लास्ट
टॉपिक था इस चैप्टर का, इसके साथ ये पूरा चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो जितना मैंने आपको यहाँ करवाया है पूरा का पूरा रिवाइज करो, अपने नोट्स बनाओ, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू।